हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एनआरजेड में। दोस्तों, आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत से पूछे जाने वाले 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत का काल है। तो दिल्ली सल्तनत का काल कब से कब तक था, आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से 1526 तक था। ठीक है, 1206 से 1526 तक याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी, यानी कि पर्शियन थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो पर्शियन लैंग्वेज थी, फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? तो इन सब ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। टोटल 5 वंशों ने किया था। पहला वंश है गुलाम वंश, जिसे इबारी वंश या मामलुक वंश भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है, यानी गुलाम वंश। तो पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, इन 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। आप इन्हें गुड़ खा तसले से भी याद रख सकते हैं। गुड़ खा तसले से। ठीक है, तो गु से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, ला से लोधी वंश। ठीक है, तो 5 वंशों ने शासन किया था। और इनको सही क्रम में कैसे याद रखेंगे? गुड़ खा तसले से। सबसे पहले आया गुलाम वंश, फिर आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, फिर आया सैयद वंश, फिर आया लोधी वंश। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश तुर्क से संबंधित नहीं है? तो देखो, स्टार्टिंग के जो राजवंश थे 4, वो टर्किश थे, यानी तुर्क थे। ये सब तुर्क थे, टर्किश थे ये। जबकि लास्ट में जो लोधी वंश है वो अफगान थे। लोधीज वर अफगान। लोधी जो थे वो अफगान थे, वो अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे। बाकी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ये सब टर्की से बिलोंग करते थे, ये तुर्की थे। जबकि लोधी वंश अफगानी था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम राजवंश का नाम क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, जिसे हम इबारी वंश भी कहते हैं, ममलुक वंश, ये तीनों एक ही वंश के अलग अलग नाम है। तो ये सभी हो जाएगा आंसर, क्योंकि गुलाम वंश को ही इबारी वंश कहते हैं, उसी को मामलुक वंश कहते हैं और उसी को स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी भी इसी को कहते हैं। तो सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले जो वंश था उसके तीनों नाम है। मोहम्मद गौरी अपने द्वारा जीते गए प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गौरी जो है, जब भारत छोड़ के जाने लगा तो वो अपने एक विश्वसनीय जनरल, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने शासन को सौंप कर, छोड़कर, उसके हवाले करके चला गया था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसी ने गुलाम वंश की शुरुआत की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक को वो छोड़कर गया था। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि किसका गुलाम था? वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और मोहम्मद गौरी ने वापस जाते टाइम कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना राजपाट दे दिया था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो मैंने अभी बताया कि जो गुलाम वंश है उसका पहला जो सुल्तान था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और आप जानते हो गुलाम वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत से ही रिलेटेड है। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत का भी पहला शासक कौन हो जाएगा, सुल्तान कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई की संज्ञा दी थी? तो मिन्हाज ने हातिम ताई की संज्ञा कुतुबुद्दीन ऐबक को की थी। मिन्हाज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई सेकंड का टाइटल दिया था, ये याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और मोहम्मद गौरी जब वापस अपने देश जा रहा था तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक अपने जनरल को सारा राजपाट सौंप दिया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श
या लाखों का दाता के रूप में जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श या गिवर ऑफ लाख्स या लाखों का दाता, गिवर ऑफ लाख्स, लाखों का दाता या लाख बख्श कहा जाता है, क्योंकि ये लाखों अशरफियों को दान में देता था, लाखों दान में ये देता था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका शिष्य था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ये शिष्य था, ये डिसाइपल था। किसका डिसाइपल था, किसका शिष्य था? सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का डिसाइपल था, यानी कि शिष्य था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी के नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई थी। अपने गुरु के नाम पर, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित मस्जिद का नाम क्या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो इंपॉर्टेंट मस्जिदें बनवाई थी। पहली मस्जिद इसने बनवाई थी इक्वातुल इस्लाम और दूसरी बनवाई थी 2.5 दिन का झोपड़ा। तो दोनों आंसर हो जाएगा, बोथ आंसर हो जाएगा। इक्वातुल इस्लाम जो है वो दिल्ली में है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इक्वातुल इस्लाम कहां पर है और 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की जो मस्जिद है वो कहां पर है? तो वो अजमेर राजस्थान में है, जबकि इक्वातुल इस्लाम दिल्ली में है। और ये कहां पर है? ये कुतुब मीनार के जो प्रीमाइसेस है उसी के अंदर है। कुतुब मीनार की जो 4 दीवारी है उसी के अंदर ही ये इक्वातुल इस्लाम नाम की मस्जिद है और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा को भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, अजमेर में बनवाया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट मस्जिदें कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम आराम शाह था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी हॉर्स पोलो या घोड़ा पोलो खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो घोड़े से गिरकर हुई थी, जब वो चौगान नाम के खेल को या हॉर्स पोलो नाम के खेल को खेलते हुए गिर गया था घोड़े से। तो आपको याद रखना है कि कौन से सुल्तान की घोड़े से गिरकर मौत हुई थी या चौगान खेलते हुए मौत हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई थी। ठीक है। आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चौगान या हॉर्स पोलो की शुरुआत कहां से हुई थी? तो हॉर्स पोलो की जो शुरुआत थी वो तुर्कों ने की थी, टर्किश ने की थी, ये याद रखना। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद सुल्तान कौन बना? तो कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद सुल्तान कुतुबुद्दीन का बेटा आराम शाह बना। कुतुबुद्दीन का बेटा। कुतुबुद्दीन 1206 से 1210 तक रहा, जबकि आराम शाह जो था वो 1210 से 1211 तक, लगभग ये 8 महीने ये रहा था सुल्तान। ठीक है। कुतुबुद्दीन के पुत्र आराम शाह की हत्या किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन का जो पुत्र था आराम शाह, जो 1210 से 1211 तक सुल्तान रहा, उसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी थी। उसकी हत्या इल्तुतमिश ने की थी, याद रखना है। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का दामाद था और आराम शाह का ये साला था, जबकि कुतुबुद्दीन का ये गुलाम भी था और बदायूं का गवर्नर भी था। ठीक है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का दामाद भी था और गुलाम भी था, और ये बदायूं का एक गवर्नर था और आराम शाह का ये साला लगता था। ठीक है। तो ये सभी आंसर हो जाएगा करेक्ट। किस सुल्तान को गुलामों का गुलाम कहते हैं? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। इसलिए इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ स्लेव यानी गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ओके। अच्छा, कुतुबुद्दीन जो इल्तुतमिश था उसने कब से कब तक शासन किया? 1211 से 1236 तक, यानी 25 ईयर्स इसने शासन किया। ठीक है। तो 1206 से 1210 तक इसने किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 1210 से 1211 तक आराम शाह ने, और 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो था वो इल्तुतमिश था, क्योंकि
जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी, जबकि इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था, यानी इंद्रप्रस्थ शिफ्ट कर दिया था। इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली का पुराना नाम था और यहां पर शिफ्ट कर दिया था। इसलिए इल्तुतमिश को रियल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर कर दी थी राजधानी, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। इसे शुरू किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके नाम पर शुरू कराया था? अपने जो गुरु थे जिसका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके नाम पर शुरू कराया था कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया था। इल्तुतमिश ने किस सिक्के की शुरुआत की? तो याद रखना है, इल्तुतमिश ने सिल्वर कॉइन टंका की, जबकि जीटल कॉइन कॉपर की, दोनों की शुरुआत की थी। तो दोनों आंसर सही हो जाएगा, इसलिए दोनों आंसर आ जाएगा। टंका कॉइन जिसे सिल्वर कॉइन कहते थे और जीटल कॉइन जिसे कॉपर कॉइन कहते थे, इसकी शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। इक्तादारी प्रणाली किसने शुरू की थी? अब देखो इक्तादारी प्रणाली क्या है? जो इल्तुतमिश था उसने अपने राजपाट को, अपने पूरे एरिया को छोटे छोटे इक्ताओं में, जिस तरीके से अभी जिले होते हैं, स्टेट होते हैं, जैसे स्टेट होते हैं, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो इस तरीके से इल्तुतमिश ने क्या किया था, अपने पूरे जो शासन था उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया था, जिसे इक्ता कहते थे, इक्ता। ठीक है, और इसी को इक्तादारी सिस्टम या इक्तादारी प्रणाली कहते थे। तो किसने शुरू किया था इक्तादारी प्रणाली? इक्तादारी सिस्टम किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता के प्रमुख को बुलाया जाता था। जो इक्ता होता था उसका जो हेड होता था, उसका जो प्रमुख होता था, उसको इक्तादार या मुक्ति दोनों कहते थे। तो दोनों आंसर सही हो जाए, इक्तादार या मुक्ति, दोनों याद रखना है। चहलगनी 40 तुर्कों का समूह, जिसे चालीसा भी कहते थे। ठीक है, चालीसा। तो चहलगनी यानी कि 40 तुर्कों का समूह किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने क्या किया था? 40 तुर्कों का, 40 इंटेलिजेंट, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट तुर्क थे, उनका एक ग्रुप बनाया था। तो किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन बना? तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन बना? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान उसकी बेटी रजिया सुल्तान बनी, याद रखना है। और याद रखना है कि रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट लेडी सुल्तान थी। ठीक है, पहली और आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट लेडी सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन थी? रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ठीक है, देखो, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश के शासन में ही चंगेज खान की अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके अलग एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके शासन में हुए थे? तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। दोनों में अंतर याद रखना है। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासन में आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के में। जबकि सबसे ज्यादा मंगोलों के आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। दोनों में डिफरेंस याद रखना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, रजिया और उसके पति अल्तुनिया, जिसे जो भटिंडा का गवर्नर भी था, उसको किसने मारा? तो रजिया और उसके पति अल्तुनिया, जो गवर्नर ऑफ भटिंडा भी था, उसको बहरम शाह ने, बहरम शाह कौन था? रजिया का भाई था, ब्रदर ऑफ रजिया था, ब्रदर ऑफ रजिया। और इसको कहां पर मारा था? जगह का नाम भी पूछा जाता है, कैथल नाम की जगह है, कैथल हरियाणा में, कैथल हरियाणा में एक जगह है, वहां पर रजिया सुल्तान
और उसके पति अल्तुनिया को बहराम शाह यानी उसके भाई ने मारा था। ऐसा बोला जाता है कि बहराम शाह ने मारा था, लेकिन ऐसा कोई कंफर्म फैक्ट नहीं है। फिर भी आपको याद रखना है कि बहराम शाह ने मारा था, और किस जगह पर मारा था? कैथल हरियाणा पर मारा था रजिया और उसके पति अल्तुनिया को, याद रखना है। गयासुद्दीन बलबन कौन था? देखो गयासुद्दीन बलबन जो था वो चहलगनी का, इल्तुतमिश ने जो 40 तुर्कों का ग्रुप बनाया था उसका एक सदस्य था, चहलगनी का एक सदस्य, और ये दिल्ली का सुल्तान भी बना बाद में। तो दोनों आंसर सही हो जाएगा, ये दिल्ली का सुल्तान भी बना और साथ ही ये चहलगनी का मेंबर भी था। ठीक है। अच्छा, रजिया सुल्तान जो थी वो कब से कब तक रही थी? वो 1236 से 1240 तक, यानी 4 साल तक वो रही थी सुल्तान। ठीक है। उसके बाद गयासुद्दीन, बहुत सारे राजा आए, बदलते गए, और लास्ट में 1266 से 1287 1266 से 1287 तक गयासुद्दीन बलबन रहा था। और ये दिल्ली का सुल्तान भी था और चहलगनी का यानी ग्रुप ऑफ 40 तुर्क्स 40 का ये सदस्य भी था। चहलगनी को किसने नष्ट किया? अब क्योंकि देखो गयासुद्दीन बलबन जो था वो चहलगनी का एक सदस्य था, तो उसको डर था कि चहलगनी का कोई और सदस्य फिर से राजा ना बन जाए, सुल्तान ना बन जाए। इसलिए गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया? चहलगनी को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। किसने स्वयं को जिले इलाही यानी ईश्वर की छाया यानी शैडो ऑफ गॉड, तो शैडो ऑफ गॉड यानी जिले इलाही, शैडो ऑफ गॉड किसने कहा था? तो शैडो ऑफ गॉड अपने आप को गयासुद्दीन बलबन ने कहा था। उसने कहा था कि मैं जिले इलाही हूं, यानी कि शैडो ऑफ गॉड हूं, ईश्वर की छाया हूं। नियाबते खुदाई, नियाबते खुदाई पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी रीजेंट ऑफ गॉड, रीजेंट ऑफ गॉड मतलब भगवान का दूत या ईश्वर का प्रतिनिधित्व यानी नियाबते खुदाई, ये उपाधि भी गयासुद्दीन बलबन ने अपने आप को दी थी। उसने कहा था कि मैं नियाबते खुदाई हूं, मतलब रीजेंट ऑफ गॉड हूं, मतलब भगवान का दूत हूं। फारसी शिष्टाचार पैबोज और सिजदा किसने शुरू किया था? देखो ये पर्शियन एटिकेट्स होते थे, जैसे कि पैबोज, पैबोज का मतलब होता है सुल्तान के पैरों को चूमना, किसिंग द फीट्स ऑफ सुल्तान, सुल्तान के पैरों को चूमना, जिसे क्या कहते थे? पैबोज कहते थे। सिजदा, सिजदा का मतलब है झुककर सुल्तान को सलाम करना। ये दोनों चीजें किसने शुरू की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। तो गयासुद्दीन बलबन ने पैबोज शुरू किया, सिजदा शुरू किया, और इसने अपने आप को नियाबते खुदाई और इसने अपने आप को जिले इलाही, ये सब इसने किया था। दीवाने अर्ज यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसे सैन्य विभाग कहते हैं, मिलिट्री डिपार्टमेंट। याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दीवाने अर्ज क्या था? तो दीवाने अर्ज क्या था? एक सैन्य विभाग था यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट था, और इसको शुरू किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने ही इसे शुरू किया था, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 10 से 20 बार 50 बार ये हर एग्जाम में, एसएससी में, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल यूपीपीएससी स्टेट पीएससी, इन सब में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको आपको कर लेना है। फारसी नववर्ष, पर्शियन न्यू ईयर यानी नवरोज, पर्शियन न्यू ईयर जिसे नवरोज कहते हैं, वो किसने शुरू किया था? तो पर्शियन न्यू ईयर यानी नवरोज जो है वो गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। मैंने सारे क्वेश्चन एक सीक्वेंस में किए हैं, जैसे सबसे पहले मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के क्वेश्चन लिए, फिर मैंने आरम शाह के, फिर मैंने इल्तुतमिश के, फिर रजिया सुल्तान के, अब मैं गयासुद्दीन बलबन, जिससे कि आप अपने नोट्स भी बना सके। तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, हेडिंग डाले गयासुद्दीन बलबन और उसके बारे में फिर ये सारे फैक्ट्स लिखते चले जाए। ठीक है। तो नवरोज किसने शुरू किया था? पर्शियन न्यू ईयर किसने शुरू किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट, लोह तथा लहू की नीति यानी ब्लड एंड आयरन की नीति किसने शुरू की? तो ब्लड एंड आयरन की नीति भी गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। ये बहुत हार्श रूलर था और ये क्या करता था कि जो भी इसके शासन में कुछ भी गड़बड़ करता था तो उसे ब्लड एंड आयरन मतलब या तो उसे मार देता था या उसे लोहे में जड़वा देता था, यानी ब्लड एंड आयरन की नीति यानी कि लोह और लहू की नीति गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक
या फालतू बात करने की इजाजत देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? तो ये उक्ति गयासुद्दीन बलबन से संबंधित है, क्योंकि गयासुद्दीन बलबन जो था वो बहुत हार्श रूलर था, बहुत ज्यादा क्रूर टाइप का वो राजा था, सुल्तान था। तो वो कभी भी हंसता नहीं था और बिल्कुल एकदम सीरियस मोड में वो रहता था, ना उसे हंसी मजाक पसंद था। तो गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अब देखो, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कुछ बुक्स में लिखा होता है कैकुआबद और कुछ में लिखा होता है कयूमर्स। तो आपको दोनों याद रखना है। ज्यादातर बुक्स में कैकुआबद लिखा रहता है, तो कैकुआबद आपको याद रखना है, ठीक है। जबकि कयूमर्स भी अगर ऑप्शन में होता है तो कयूमर्स को आप कर दोगे, ठीक है। हालांकि एक्चुअल में कयूमर्स था, लेकिन ज्यादा बुक्स में कैकुआबद दिया रहता है और ऑप्शन में ज्यादातर कैकुआबद ही रहता है। तो कैकुआबद और कयूमर्स दोनों याद रखना है। ये गुलाम वंश के अंतिम शासक था। गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान शमसुद्दीन कयूमर्स की हत्या किसने की थी? तो गुलाम वंश का जो अंतिम सुल्तान था, जिसका नाम था शमसुद्दीन कयूमर्स, उसकी हत्या जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसकी हत्या की थी? शमसुद्दीन कयूमर्स की हत्या की थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? अब कयूमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने की थी और इसने एक अपना नया वंश स्टार्ट किया जिसका नाम था खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी यानी किलोकरी, किलोकरी जो है वो दिल्ली में स्थित है, किलोकरी आज भी वो जगह स्थित है, किलोकरी, ठीक है। और किलोकरी जो है वो उस पे राज्य, उस जगह पर राज्य अभिषेक किसने किया था और अपनी राजधानी बनाई थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यानी खिलजी वंश के प्रथम शासक ने अपनी राजधानी किलोकरी बनाई थी और वहीं पे अपना राज्याभिषेक किया था। जलालुद्दीन खिलजी को किसने मारा था? तो जलालुद्दीन खिलजी को उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने मारा था, या उसके भतीजे, ये भतीजा भी था और दामाद भी था जलालुद्दीन खिलजी का। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि किस खिलजी शासक को राज सिंहासन हासिल करने के लिए, किस खिलजी शासक ने राज सिंहासन को हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। तो किसने कर दी थी हत्या? अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी अपने ससुर की। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? देखो, जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम यानी कि इसका जो रियल नेम था वो अली गुरशप था, अली गुरशप था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। और देखो, आपको खिलजी वंश के शासकों का कैसे याद रखना है? जैक से याद रखना है। आपको अभी में लगेगा कि ये जैक क्या है, लेकिन धीरे धीरे जब आप 2-3 बार रिपीट कर लोगे जैक तो आपको याद हो जाएगा। जे फॉर जलालुद्दीन, ए फॉर अलाउद्दीन, के फॉर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरशप था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो जो अलाउद्दीन खिलजी था वो एक नया धर्म स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन जो उलेमा होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, उन्होंने उसका विरोध किया और नया धर्म स्टार्ट नहीं करने दिया। दक्षिण विजय करने के लिए विंध्य, सतपुड़ा, नर्मदा नदी को पार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? देखो, अभी तक जितने भी दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले शासक थे उन्होंने कभी भी साउथ इंडिया की तरफ नहीं देखा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने क्या किया था? उसने विंध्य, सतपुड़ा, नर्मदा इन सब नदी को पार करके साउथ तक अपने राज को एक्सटेंड किया था। और किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है, याद रखना है। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? मैं पहले भी बता चुका हूं, सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासन में हुए थे, जबकि चंगेज खान ने मंगोल आक्रमण जो किया था, चंगेज खान ने वो इल्तुतमिश के टाइम पे किया था। दोनों में डिफरेंस याद रखना है। इसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के हित में हो, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं है, ठीक है। तो किसने कहा था? ये कहा था, इसमें शायद ऑप्शन गलत हो गया, तो इसमें आपको लिख लेना अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूं
जो शरीयत में इजाजत हो या ना हो लेकिन वो राज्य के हित में होते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी आपको याद रखना, इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर नाम का गुलाम किस जगह से खरीदा था? अलाउद्दीन ने एक यूनक, यूनक यानी कि किन्नर कहते हैं जिन्हें, एक यूनक खरीदा था जिसका नाम था मलिक काफूर, और इसे 1000 दिनारी भी कहते थे। इसे 1000 दिनार में, 1000 दिनार में सूरत यानी गुजरात की एक मार्केट से जब गुजरात जीतने के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। तो मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था 1000 दिनार में, और सूरत गुजरात से इसे खरीदा था गुजरात विजय की, गुजरात की जीत के दौरान या गुजरात विजय के दौरान। 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी बताया 1000 दिनारी मलिक काफूर नाम के किन्नर को यानी यूनक को कहा जाता है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात से खरीदा था 1000 दिनार में। अलाउद्दीन के सभी दक्षिण अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो अलाउद्दीन के जितने भी दक्षिण अभियान थे, दक्षिण में जितने भी उसने आक्रमण किए थे, उन सब का हेड कौन था? मलिक काफूर था, जो कि एक यूनक था जिसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। ठीक है, और ये गुलाम था अलाउद्दीन खिलजी का, इसे 1000 दिनार में खरीदा था। तो नीचे हमने ये लिखे हुए कि कौन कौन से आक्रमण किए थे। गुजरात में आक्रमण किया था उस टाइम पर राजा कौन था? कर्णदेव। रणथंबोर में किया था हमीर देव। चित्तौड़ में किया था राजा रतन सिंह, और मालवा में किया था महालकादेव, मालवा में किया था। और भी बहुत सारे आक्रमण किए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट यही थे अलाउद्दीन खिलजी ने, और इन सब का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था? तो क्योंकि मलिक काफूर ने दक्षिण में बहुत सारे राज्यों को जीता था, इसलिए मलिक काफूर को प्रताप रुद्रदेव नाम के राजा ने कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया था, कोहिनूर हीरा दिया था, और बाद में मलिक काफूर ने ये अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दाग, दाग का मतलब होता है घोड़ों पर निशान लगाना, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। ठीक है, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस यानी घोड़ों पर निशान लगाना या चिन्ह लगाना। ठीक है, जिसे हम दाग कहते थे। हुलिया यानी चेहरा, चेहरे का मतलब है सैनिकों की पहचान लिखना, कि कौन सा सैनिक के कहाँ दाग है, कहाँ निशान है, किसकी एक आंख है, किस कोई कौन, इस तरीके से उसका क्या हुलिया को लिखा जाता था, आइडेंटिटी की जाती थी उसकी। ठीक है, और स्थायी सेना यानी परमानेंट आर्मी की शुरुआत किसने की थी? तो ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग यानी घोड़ों पर ब्रांडिंग करना, हुलिया चेहरा यानी कि सैनिकों की पहचान करना, और परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी कहा जाता है कि इसके पास 4,75,000 लगभग 5 लाख के आसपास स्टैंडिंग आर्मी थी। ठीक है, ये सब याद रखना है। ठीक है, और भी कुछ चीजें याद रखनी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी चीजें की, जैसे इसने जो शराब पर रोक लगा दी थी, इसने शादियों पर रोक लगा दी थी कि बड़े बड़े मतलब जो इसके नॉबल्स थे, यानी इसके राज में जो बड़े बड़े पोस्टों पे आदमी थे, वो आपस में शादी नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसने शराब पर रोक लगा दी थी, इसने नशा करने पर रोक लगाई, इसने बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर यानी सेकंड अलेक्जेंडर, तो सेकंड अलेक्जेंडर सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को दूसरा सिकंदर यानी कि सेकंड अलेक्जेंडर सिकंदर सानी कहा था। अलाई दरवाजा, सीरी फोर्ट, महल हजार सितुन जिसे कि हजारों खंभों वाला राजमहल कहा जाता है, महल हजार सितुन, जमात खाना, हौज खास, ये सब किसने बनवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाजा कहाँ है? कुतुब मीनार का गेट है। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का गेट है। कुतुब मीनार का जो गेट है उसी को अलाई दरवाजा कहते हैं। सीरी फोर्ट दिल्ली में है। महल हजार सितून ये भी दिल्ली में है, महरौली के आसपास। जमाते खाना मस्जिद, हौज खास, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था और सारे की सारी चीजें दिल्ली में है। ठीक है, अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसका द्वार है, किसका गेट है? मैंने अभी बताया कि अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार का द्वार है, गेट है। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत
वाणिज्य मंत्रालय यानी फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसे दीवाने रियासत कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दीवाने रियासत किसे कहते हैं, दीवाने अर्ज किसे कहते हैं। तो दीवाने अर्ज क्या है? मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसे किसने शुरू किया था? जिसे बलबन ने शुरू किया था। जबकि दीवाने रियासत क्या है? दीवाने रियासत फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस वाणिज्य मंत्रालय है, जो किसने शुरू किया था? जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, दीवाने रियासत। यकस्पा मतलब एक घोड़े वाला सैनिक, दो अस्पा यानी दो घोड़े वाला सैनिक। ये प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। यकस्पा का मतलब क्या? एक घोड़े वाला सैनिक। दो अस्पा का मतलब क्या? दो घोड़े वाला सैनिक। और इस प्रथा का शुरू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किस सुल्तान ने सैनिकों को अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो कैश में सैलरी देने का सिस्टम किसने शुरू किया था? सैलरी देने का सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। ये अपने सैनिकों को क्या देता था? सैलरी देता था अलाउद्दीन खिलजी, याद रखना है। भारत का तूतीय हिंद, पैरट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो पैरट ऑफ इंडिया आमिर खुसरो को कहा जाता है। और आमिर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया किसने कहा था? पैरट ऑफ इंडिया आमिर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने पैरट ऑफ इंडिया कहा था। तूतीय हिंद या तोताए हिंद या पैरट ऑफ इंडिया आमिर खुसरो को कहा जाता है। और किसने नाम दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने नाम दिया था। आमिर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे कथन सत्य है, आपको पढ़ लेने हैं कि वो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दरबारी कवि था, उसने ख्याल गायकी की शुरुआत की थी, और उसने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा और ईरानी वाद्य यंत्र तमूरा को मिला के सितार बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सितार किस, अगर ये पूछा जाता है सितार किसने बनाया था, सितार को किसने बनाया था? सितार जो है आमिर खुसरो ने बनाया था। और ये किसको मिला के बनाया था? भारतीय वाद्य यंत्र वीणा को और ईरानी वाद्य यंत्र तमूरा को मिला के सितार बनाया था। किसने? आमिर खुसरो ने। और इसने ख्याल गायकी शुरू की थी। ये जलालुद्दीन का दरबारी कवि था और ये अलाउद्दीन के उसमें भी था, लेकिन दरबारी कवि ये जलालुद्दीन खिलजी का था। और ये सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य भी था, याद रखना। भारतीय इतिहास में बाजार नियम मूल्य नियंत्रण पद्धति, ठीक है, तो बाजार नियम में मूल्य नियंत्रण की जो पद्धति की शुरुआत की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी, ठीक है, ये याद रखना है। सराय अदल और मंडी किसके बाजार थे? तो सराय अदल जो था वो कपड़ों का यानी क्लॉथ मार्केट थी। सराय अदल क्या था? क्लॉथ मार्केट थी। और मंडी जो थी वो ग्रेन मार्केट थी, यानी अनाज के बाजार थे, ग्रेन मार्केट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है, क्लॉथ मार्केट और ग्रेन मार्केट, यानी कि अनाज मंडी और वस्त्र मंडी। सराय अदल क्या है? कपड़े की मार्केट। और मंडी क्या है? मंडी क्या है? ग्रेन मार्केट, यानी अनाज की। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे, ठीक है, ये एक यादव किंग थे, यादव डायनेस्टी के यादव किंग रामचंद्र देव। और ये अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक थे। तो देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव थे। और अलाउद्दीन ने आक्रमण जब देवगिरी पर किया था तो रामचंद्र देव शासक थे। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? अपने आप को खलीफा घोषित किसने किया? तो अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने किया था। 3 राजा आए थे खिलजी डायनेस्टी में, एक था जलालुद्दीन, एक था अलाउद्दीन और एक था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश की शुरुआत किसने की थी? तुगलक वंश की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गाजी मलिक किसका नाम था? तो गाजी मलिक जो था किसका रियल नेम था? वास्तविक नेम किसका था? गयासुद्दीन तुगलक का। और इसने अपने आप को उपाधि दी थी गयासुद्दीन तुगलक की। इसका नाम क्या था? गाजी मलिक, जबकि इसने अपने आप को गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि दी थी। तो यही जो था वो संस्थापक था तुगलक वंश का और ये पहला सुल्तान था। तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने किया था? तो तुगलकाबाद किले का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने ही किया था। दिल्ली में है ये, बदरपुर के पास, बदरपुर बॉर्डर के पास तुगलकाबाद का किला
गयासुद्दीन तुगलक ने इसे शुरू किया था। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो कौन से सुल्तान की हुई थी? ये गयासुद्दीन तुगलक की हुई थी। इसके लिए कोड याद रखना GMF। तो गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के बने हुए एक पवेलियन या टेंट के गिरने से हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि ये जो टेंट था ये इसके बेटे ने लगाया था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने साजिश की थी गयासुद्दीन तुगलक को मारने की। तो गयासुद्दीन तुगलक ने ये बनाया था। तो किसके ऊपर टेंट गिर गया था? गयासुद्दीन तुगलक, जिसका नाम गाजी मलिक भी था। तो गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर लकड़ी का बना हुआ टेंट गिर गया था और उससे ये मर गया था। ठीक है, तो अब राजा कौन बनेगा? अब राजा बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो असली नाम था वो जौना खान था। ठीक है, जौना खान। गाजी मलिक कौन था? गाजी मलिक था गयासुद्दीन तुगलक, जबकि जौना खान कौन था? जौना खान था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो कौन था? जौना खान था, और वो इसका बेटा था, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान सबसे अधिक बौद्धिक और शिक्षित सुल्तान था? तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान सबसे अधिक इंटेलिजेंट था? मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेटेड पर्सन। ये एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम जौना खान भी कहते हैं, ये सबसे पढ़ा लिखा था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने कृषि विभाग यानी कि दीवान ए आमिर को ही, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दीवान ए को ही या दीवान ए आमिर को ही, ये क्या है? तो दीवान ए आमिर को ही जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या कृषि विभाग है। और ये किसने शुरू किया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की शुरू की थी, यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिसे आमिर को ही या दीवाने को ही भी कहते थे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को साहूकारों का राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा जाता था? और उसने सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी शुरू की थी। तो इसने टोकन करेंसी शुरू की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी शुरू की थी जिसपे कोई हॉलमार्क नहीं था, और इसकी वजह से लोगों ने घरों में ही करेंसी छापनी शुरू कर दी, और जिसकी वजह से इसे पढ़ा लिखा बेवकूफ कहा जाता है। क्योंकि ये सबसे पढ़ा लिखा था लेकिन इसने ये बेवकूफी कर दी थी, इसलिए इसे पढ़ा लिखा बेवकूफ कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा बेवकूफ कहा जाता था क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी की शुरुआत की थी, बिना हॉलमार्क की करेंसी की शुरुआत की थी, और जिसकी वजह से लोगों ने उसे घर में ही छाप लिया था, और इसे प्रिंस ऑफ मनियर्स साहूकारों का राजकुमार भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को पढ़ा लिखा बेवकूफ कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा बेवकूफ कहा जाता है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके काल में आया था? देखो मोहम्मद बिन तुगलक, तो बिन के अंदर आप खुद ही देख रहे हो कि इब्न आ रहा है। मोहम्मद बिन के अंदर देखो BIN को इब्न उल्टा कर दो IBN, तो बिन के अंदर ही, तो ये बहुत आप लोग भूल जाते हैं, बच्चे बहुत भूल जाते हैं कि किसके में आया था। तो बहुत आसान है कि बिन के अंदर ही इब्न बन जाएगा, बिन को ही उल्टा कर दो तो इब्न बन जाएगा। तो बिन के टाइम पर ही इब्न आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही इब्न बतूता आया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये कहाँ का शासक था? ये मोरक्को का शासक था, ये भी याद रखना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके टाइम पर इब्न बतूता नाम का एक यात्री आया था जो कि मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में हुई, ठट्टा, और ये पाकिस्तान में है, ठट्टा नाम की जगह। दिल्ली के किस शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। ठीक है, बदायूनी ने ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा को अपनी प्रजा, प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली, ये स्टेटमेंट किसने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था? तो बदायूनी ने कहा था। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें से किसने ढोल की तेज आवाज
के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ जल जाने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया था, जिसे सती प्रथा कहते थे। तो सती प्रथा का जो वर्णन है वो किसने किया था? इब्न बतूता ने किया था। इब्न बतूता ने अपनी किताब में सती प्रैक्टिस का वर्णन किया था, जिसमें किसी महिला के अपनी चिता के साथ जलने के पति की चिता के साथ जलने के दृश्यों का वर्णन किया था इब्न बतूता ने, याद रखना। ठीक है। नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को किसने बनाया था? किसने तोड़ा था? तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि नगरकोट का जो ज्वालामुखी मंदिर है उसको, नगरकोट के जो ज्वालामुखी मंदिर था उसको किसने तोड़ा था? तो नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ा था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है किस सुल्तान ने सिंचाई विभाग की शुरुआत की थी? तो किस सुल्तान ने सिंचाई विभाग की शुरुआत की थी? सिंचाई विभाग की शुरुआत जो की थी वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक जो था वो कजिन ब्रदर था। किसका कजिन ब्रदर था? मोहम्मद बिन तुगलक का ये कजिन ब्रदर था फिरोज शाह तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बना और इसने सिंचाई विभाग की शुरुआत की। तो आपको याद रखना, जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की शुरुआत हो ही चुकी है तो एग्रीकल्चर के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो सिंचाई किसने की? उसके अगले वाले ने की, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने की। या कुछ ऐसे भी पूछा जाता है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान जिसने भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण किया था? तो नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की शुरुआत की और उसके लिए फिर फिरोज शाह तुगलक ने नहरों को बनाया था। किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत में पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया था, याद रखना है। इसने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान और अनाथों और विधवाओं की देखभाल के लिए अलग विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया। तो दोनों को, इसमें 3-4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं कि गुलामों का विभाग को क्या कहते हैं? दीवाने बंदगान को। बंदगान नाम से ही पता चल रहा है, बंदगान मतलब गुलाम जो बंद रहते हैं, ठीक है, बंधे रहते हैं। तो दीवाने बंदगान जो है गुलामों का एक विभाग था, जबकि अनाथों और विधवाओं की देखभाल के लिए क्या था? दीवाने खैरात था, क्योंकि ये चैरिटी करते थे तो खैरात देते थे। तो दीवाने खैरात क्या था? विधवाओं और अनाथों की देखभाल के लिए विभाग था, जबकि दीवाने बंदगान जो था वो गुलामों का विभाग था। और ये शुरू किसने किया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, इसने शुरू किया था। और दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस राजा के समय पर सबसे ज्यादा गुलाम थे, या गुलामों का विभाग शुरू किया था, या सबसे ज्यादा गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर सबसे ज्यादा गुलाम। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक नगरों की स्थापना किसने की? तो सबसे ज्यादा नगरों की स्थापना किसने की? वो फिरोज शाह तुगलक। नहरों की स्थापना भी किसने की? देखो, नहरों की भी किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और नगरों की भी किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने 300 नए शहर बनाए थे, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? हरियाणा का हिसार, फतेहाबाद, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद, और जौनपुर और पंजाब का फिरोजपुर। ये सब जगह ये सारे शहर इसने बनवाए थे। ठीक है, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, ये सब बनाए थे। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चैरिटी हॉस्पिटल या चैरिटी अस्पताल दारुल शिफा बनाया था? तो ये क्वेश्चन भी कई तरीके से आता है कि दारुल शिफा क्या है? तो दारुल शिफा क्या है? एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। और दारुल शिफा बनवाया किसने था? ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, दारुल शिफा फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतूहत ए फिरोज शाही, अब देखो नाम में छुपा है फिरोज शाही, ठीक है, फुतूहत ए फिरोज शाही। तो फुतूहत ए फिरोज शाही किसने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ये फिरोज शाह तुगलक की ऑटोबायोग्राफी थी, आत्मकथा थी, और ये किसने लिखी थी?
फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी थी। तो तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, नसीरुद्दीन शाह मोहम्मद। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक था। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई थी, GMF। तो जी से गयासुद्दीन तुगलक, M से मोहम्मद बिन तुगलक, F से फिरोज शाह तुगलक, और एक और याद रखना है नसीरुद्दीन तुगलक या नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ये अंतिम शासक था। ठीक है, तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय सुल्तान कौन था? तो तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय नसीरुद्दीन मोहम्मद, जो कि अंतिम शासक था तुगलक वंश का, ये था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तैमूर ने भारत में आक्रमण कब किया था? तो 1398 में किया था। आप ऐसे याद रखोगे 1498 में वास्को डिगामा आया था, वास्को डिगामा, और उससे 100 साल पहले कौन आया था? तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, जिस टाइम पर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक जो है शासक था, जो कि अंतिम शासक था तुगलक वंश का। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश, देखो सैयद वंश के लिए कोड याद रखना, कम्मा। ठीक है, के से खिजर खान, एम से मुबारक शाह, एम से मोहम्मद शाह, ए से आलम शाह। तो ये सही सीक्वेंस में लिखा, पहला कौन था? खिजर खान, और लास्ट कौन था? आलम शाह। सिर्फ इतना ही याद रखना, सैयद वंश में दो ही बातें याद रखनी है, पहला कौन था? खिजर खान, और लास्ट कौन था? आलम शाह। ठीक है, तो ये फर्स्ट था और ये लास्ट था। तो सैयद वंश का लास्ट शासक कौन था? आलम शाह था। लोधी वंश के संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसके लिए कोड याद रखना, SBI। ठीक है, अब SBI में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बी को पहले रख दोगे तो BSI। SBI याद रखना हमेशा, और हमेशा बी को पहले उठा के रख देना। तो बहलोल लोधी आएगा सबसे पहले, फिर आएगा सिकंदर लोधी, फिर आएगा इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया? बहलोल लोधी आया। तो बहलोल लोधी जो था वो संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजवंश अफगान से संबंधित है? तो कौन सा राजवंश अफगान से संबंधित है? लोधी वंश। बाकी सब कौन से थे? तुर्क थे, जबकि लोधी वंश अफगान था। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की, और इसी ने क्या किया था? जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, वो आगरा शिफ्ट कर दी थी। दिल्ली से आगरा किसने शिफ्ट कर दी थी? सिकंदर लोधी ने कर दी थी। ठीक है, तो आगरा जो राजधानी बनी वो सिकंदर लोधी ने ही बनाई थी। उसके बाद बहलोल लोधी, उसके बाद इब्राहिम लोधी आया, और फिर मुगल वंश आ गया था, और मुगल वंश की राजधानी आगरा ही थी। ठीक है, तो मुगल वंश की राजधानी आगरा थी, और मुगल वंश की राजधानी आगरा जो थी वो किस लिए थी? क्योंकि सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर बनाया और दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दी थी राजधानी। गज ए सिकंदरी या गज, आज भी देखो आप जानते हो जमीन को गज में नापा जाता है, जैसे 100 गज, 200 गज। तो गज जो मापने की इकाई है वो किसने शुरू की थी? वो सिकंदर लोधी ने शुरू की थी। सिकंदर लोधी ने गज ए सिकंदरी या गज, जो कि कितने इंच का होता है? 30 इंच का होता है, 30 इंच का होता है। ठीक है, 30 इंच का होता है। गज ए सिकंदरी नाम की जो इकाई थी वो किसने शुरू की थी? वो सिकंदर लोधी ने शुरू की थी। कौन गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था? तो जो सिकंदर लोधी था वो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था, और उसपे अपना नाम ना लिख के गुलरुखी लिखता था, क्योंकि वो उसने अपना उपनाम गुलरुखी रखा हुआ था। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गुलरुखी किसका उपनाम था? तो सिकंदर लोधी का था। और कौन गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था? सिकंदर लोधी लिखता था। लोधी का मकबरा किसने बनवाया? ठीक है, तो लोधी का मकबरा जो है वो सिकंदर लोधी ने बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? बहलोल लोधी के लिए। तो बहलोल लोधी के लिए सिकंदर लोधी ने लोधी टॉम्ब बनवाया था, लोधी का मकबरा बनवाया था अपने पिता के लिए। मेवाड़ के राणा सांगा ने खतौली के युद्ध में किसे हराया था? तो मेवाड़ के राणा सांगा ने खतौली के युद्ध में किसे हराया था? सिकंदर लोधी को हराया था। ठीक है, सॉरी, सिकंदर लोधी को नहीं, इब्राहिम लोधी को हराया था। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी को किसने हराया था? इब्राहिम लोधी को मेवाड़ के राणा सांगा ने हराया था। ठीक है, मेवाड़ के राणा सांगा ने
खतौली के युद्ध में किसको हराया था? खतौली के युद्ध में आपको याद रखना है इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, तो सिकंदर लोदी को नहीं, इब्राहिम लोदी को हराया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? तो बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खान लोदी, इब्राहिम लोदी जो के चाचा जो था आलम खान लोदी, और राणा सांगा ऑफ मेवाड़, इन तीनों ने यानी उपयुक्त सभी ने इनवाइट किया था। ठीक है, तो बाबर को किसने आक्रमण करने के लिए बुलाया था? बाबर को आक्रमण करने के लिए इन तीनों ने, पंजाब के शासक दौलत खान लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी और राणा सांगा ने बुलाया था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी को किसने मारा था? तो 1526 आपसे कई तरीके से पूछा जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में हुई। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई, और इसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने मारा था। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? क्योंकि आप जानते हो कि पानीपत की लड़ाई में 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया था, तो अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी कौन था? इब्राहिम लोदी ही था। तो दिस एंड्स विद योर दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत होती है खत्म। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आज तक पूछे गए हैं उन सबको कवर करा दिया गया। एक भी क्वेश्चन हमने ऐसा छोड़ा नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा जाता हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, और कोई सजेशन है तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को स्टडी विद RZ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।